नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली के बाद गाजियाबाद में 5वीं तक हाइब्रिड मोड में चलेंगी क्लास। प्रदूषण ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक निशान को पार कर चुका है। दिल्ली एनसीआर में हर तरफ सुबह के वक्त धुंध दिखाई दे रही है। लगातार हो रही प्रदूषण में इजाफा लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं दिल्ली एनसीआर के अधिकतर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। फिलहाल प्रदूषण से राहत मिलने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। बता दें कि दिल्ली के बाद गाजियाबाद में भी बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नर्सरी से कक्षा 5 तक के सभी स्कूलों को अगले आदेश तक हाइब्रिड मोड में चलाया जाएगा। कोचिंग संस्थानों को भी छोटे बच्चों की क्लास ऑनलाइन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में गाजियाबाद की बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी यादव द्वारा आदेश जारी किया गया। बीएसए ओपी यादव ने कहा, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जिला अधिकारी के निर्देश पर कक्षा 5 तक के स्कूलों को हाइब्रिड किया गया। सभी स्कूलों को जारी आदेश का कड़ाई से पालन करना होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों की अगली पीढ़ी को भी मिलेगा रोजगार का अवसर। सरकार ने नीति को दी मंजूरी। जी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके अंतर्गत 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए पीड़ितों के आश्रितों को करुणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान करने की नीति को मंजूरी दी गई। दिल्ली सरकार के इस निर्णय से जो 4 दशकों से अधिक समय से न्याय और आर्थिक पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको लाभ मिलेगा। बता दें कि कैबिनेट में लिए गए निर्णय के मुताबिक दिल्ली सरकार की यह नई नीति वर्ष 2007 में लिए गए मंत्रिमंडलीय निर्णय के बाद से लंबित पड़े रोजगार सहायता मामलों को शीघ्रता से निपटाने की दिशा में एक पहल साबित होगा। पिछले 18 सालों से यह प्रक्रिया विभिन्न कारणों से पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो सकी थी। इस लंबे विलंब को समाप्त करने के लिए अब सरकार ने एक स्पष्ट, व्यवस्थित और समयबद्ध नीति लागू की है, जिससे पात्र परिवारों को शीघ्र रोजगार सहायता प्राप्त हो सकेगी और कोई भी योग्य आश्रित वंचित नहीं होगा। दिल्ली में 50 नई इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत। फिटनेस जांच के लिए बनेगा नया स्टेशन। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को 50 इलेक्ट्रिक बसों को झंडी दिखाकर शुभारंभ किया, जिसमें 30 बसें 12 मीटर की और 9 मीटर की 20 ई बसें शामिल हैं। इसके अलावा तेखंड डिपो में दूसरे नए स्वचालित टेस्टिंग स्टेशन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ की लागत से अगले वर्ष मार्च तक पूरा होगा। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि जब दिल्ली की प्रदूषण की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि वाहन प्रदूषण के एक बड़े कारण है। उन्होंने दिल्ली की पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली सड़कों पर करोड़ों वाहन चलाते हैं। 6.5 लाख व्यावसायिक वाहनों से सबसे अधिक प्रदूषण होता है। इतने वाहनों की फिटनेस जांच कर प्रमाण पत्र देने के लिए सरकारी तंत्र में सुविधा नहीं है। पिछली सरकार सिर्फ एक सेंटर चलाती थी, जिससे वर्ष भर में 47,000 वाहनों की फिटनेस जांच हो सकती थी। यमुना गंगा एक्सप्रेसवे जोड़ने की तैयारी। 74.3 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड लिंक बनाने को 3 डिजाइन पर मंथन। यमुना एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने की प्रक्रिया तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 74.3 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए 3 प्रकार के डिजाइन पर मंथन किया। यमुना एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने की प्रक्रिया तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 74.3 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए 3 प्रकार के डिजाइन पर मंथन किया है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टरों की सड़कों को कटने से बचाने के लिए इस एक्सप्रेसवे को आधा एलिवेटेड और आधा जमीन पर बनाने का प्रस्ताव रखा गया। अल फलाह यूनिवर्सिटी में तालिबानी हुक्म चलाता था डॉक्टर उमर, क्लास में भेदभाव, छात्रों ने बताई आप बीती। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाल किला के पास सोमवार को हुए शक्तिशाली धमाके के बाद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी सुर्खियों में, क्योंकि इस आतंकी साजिश के तार इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। 10 नवंबर को जिस I-20 कार में धमाका हुआ था, उसे 28 वर्षीय डॉक्टर उमर नबी चला रहा था। वह दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड का रहने वाला था। उमर की मां के DNA नमूनों का घटनास्थल पर मिले अंकों से मिलान होने के बाद उसकी संलिप्तता की पुष्टि हुई है। मैं डॉक्टर उमर भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। माना जाता है कि वह सबसे ज्यादा कट्टरपंथी था। दिल्ली धमाके के बाद वाहन पार्किंग का बदला गया पूरा सिस्टम। MCD टेंडर प्रक्रिया की शर्तों में करेगा बदलाव।
जलाल किले के पास धमाके के बाद दिल्ली के पार्किंग स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वाहनों की जांच की जा रही है और नंबर दर्ज किए जा रहे हैं। एमसीडी और एनडीएमसी पार्किंग टेंडर की शर्तों में बदलाव करने जा रही है, जिसमें सुरक्षा उपकरणों का प्रावधान होगा। चांदनी चौक में कर्मचारियों का सत्यापन किया जा रहा है और सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। शादियों के सीजन में होम डिलीवरी की जा रही है। बता दें कि इस बीच पुरानी दिल्ली के पार्किंग स्थलों में प्रवेश से पहले वाहनों की जांच व्यवस्था कर दी है। परेड ग्राउंड के बहुमंजिला पार्किंग में मेटल डिटेक्टर मशीन से वाहनों की डिक्की व इंजन की जांच हो रही है। इसी तरह वाहनों का पंजीयन नंबर तथा वाहन चालक के मोबाइल फोन नंबर रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है। पार्किंग संचालन से जुड़े लोगों के अनुसार धमाके के बाद गाड़ियों की जांच की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। किराड़ी में जलभराव की समस्या दूर करने को 220 करोड़ मंजूर। मुंडा का हॉल्ट रेलवे स्टेशन से नजफगढ़ तक बनेगा नाला। दिल्ली के किराड़ी इलाके में जलभराव की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने 220 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी है। इस परियोजना के तहत मुंडा का हॉल्ट रेलवे स्टेशन से नजफगढ़ तक एक नाला बनाया जाएगा। इसमें मानसून में होने वाले जलभराव से लोगों को राहत मिलेगी और क्षेत्र का विकास होगा। किराएदारों का सत्यापन न कराने पर 50 मकान मालिकों पर एफआईआर। दिल्ली में आतंकी हमले के बाद मस्जिद मदरसों पर नजर। दिल्ली पुलिस ने किराएदारों का सत्यापन न कराने वाले 50 मकान मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली में आतंकी हमले की आशंका के बाद पुलिस मस्जिद और मदरसों पर भी कड़ी नजर रख रही है। पुलिस ने लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने और किराएदारों का सत्यापन कराने में सहयोग करने की अपील की है। आईजीआई एयरपोर्ट पर फर्जी यूएई पासपोर्ट के साथ सीरियाई महिला गिरफ्तार। असली पहचान छिपाकर जा रही थी पेरिस। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर एक सीरियाई महिला को यूएई के फर्जी पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार किया। वह अपनी असली पहचान छिपाकर पेरिस जाने की कोशिश कर रही थी। सुरक्षा अधिकारियों ने उसे पासपोर्ट की जांच के दौरान पकड़ा। महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि अति सुरक्षित आईजीआई एयरपोर्ट से ब्रिटिश नागरिक के फरार होने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि ताजा मामले में सीरिया मूल की एक महिला यात्री को सीरियाई नागरिकता छिपाकर विदेश जाने की कोशिश में पकड़ा गया है। 12 फरवरी से शुरू होंगी CISCE की बोर्ड परीक्षाएं। विस्तृत शेड्यूल जारी। द काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी 2026 से शुरू होंगी। 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से और 10वीं की 17 फरवरी से होंगी। इस वर्ष 10वीं में लगभग 2,60,000 और 12वीं में लगभग 1.5 लाख छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। विस्तृत शेड्यूल बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। दिल्ली में अवैध बोरवेल पर एनजीटी सख्त। जल निकासी पर शुल्क न वसूलना गंभीर मामला। डीजेबी और एनडीएमसी को सौंपा जिम्मा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली में अवैध बोरवेल को लेकर सख्ती दिखाई है। जल निकासी पर शुल्क न वसूलने को गंभीर मानते हुए डीजेबी और एनडीएमसी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि एनजीटी ने अवैध बोरवेल पर कार्रवाई करने और जल संरक्षण पर ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश दिया है। बता दें कि डीजेबी ने बताया कि केवल अतिरिक्त सीवर शुल्क लिया जाता है क्योंकि जल निकासी की सटीक मात्रा मापने का कोई तरीका नहीं है। वहीं केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने भी बताया कि किसी से जल निकासी शुल्क नहीं वसूलते और निकासी की मात्रा का भी अनुमान नहीं है। नष्ट की जा चुकी है 2024 के लोकसभा चुनाव की सीसीटीवी फुटेज। निर्वाचन आयोग का दिल्ली हाईकोर्ट में खुलासा। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली उच्च न्यायालय में हलफनामा दायर कर बताया कि 2024 के लोकसभा चुनावों के सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दिए गए। आयोग ने कहा कि नए निर्देशों के अनुसार वेबकास्टिंग डेटा का संरक्षण समिति अवधि के लिए ही था। याचिकाकर्ता महमूद पर्चा ने फुटेज की मांग की थी, जिसे आयोग ने नष्ट करने की बात कही है। अदालत ने मुख्य याचिका पर सुनवाई 13 फरवरी 2026 के लिए तय की। आयोग ने तर्क दिया कि निर्वाचन आयोग ने 30 मई को नए निर्देश जारी किए और 6 सितंबर 2024 को प्रकाशित अपने पहले के निर्देशों में संशोधन किया था। इसमें कहा गया था कि वेबकास्टिंग डेटा और फोटोग्राफी का संरक्षण केवल सीमित अवधि के लिए ही होगा। दिल्ली में सिर्फ लाल किला ही नहीं, 7 जगहों पर थी धमाके की तैयारी। संसद पर भी निशाना। दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर की शाम हुए धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों के निशाने पर दिल्ली का वीवीआईपी इलाका था। इसके लिए कई एरिया की रेकी भी की गई थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक मुख्य साजिशकर्ता आतंकी डॉक्टर उमर ब्लास्ट से एक रात पहले हरियाणा के मेवात गया था। सीसीटीवी फुटेज में वो रात 1:36 पर टोल प्लाजा से विस्फोटक से भरी कार लेकर गुजरता दिखा। अब एजेंसियों यह पता लगाने की कोशिश में है कि आखिर वह वहां क्यों गया और किससे मिला।
गुरुवार को पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों डॉक्टर मुजमिल और डॉक्टर आदिल ने खुलासा किया कि इस टेरर मॉड्यूल का निशाना नई दिल्ली का वीवीआईपी इलाका था। सूत्रों के अनुसार आतंकी संसद के आगामी शीतकालीन सत्र यानी कि 1 से 19 दिसंबर के दौरान हमला करना चाहते थे। डॉक्टर उमर ने संसद भवन और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की रेकी भी की थी। दिल्ली बम ब्लास्ट केस में अल फलाह यूनिवर्सिटी की बड़ी मुश्किल, आतंकी हमले को लेकर पुलिस ने उठाया एक कदम। दिल्ली में लाल किले के सामने आतंकी हमले नाम हरियाणा की यूनिवर्सिटी का नाम आने के बाद फरीदाबाद पुलिस की तरफ से एक अलग जांच हो रही है। इस संबंध में फरीदाबाद पुलिस अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। फरीदाबाद पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली आकर अल फलाह यूनिवर्सिटी और अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। इस बात की जानकारी अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से दी गई है। एम्स दिल्ली में WHO ने शुरू की यूनिटी स्टडी नेटवर्क साइट, यहां होगा महामारियों से बचाव के लिए अनुसंधान। जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एम्स नई दिल्ली में महामारी की तैयारी के लिए WHO नेटवर्क साइट शुरू की। यह यूनिटी स्टडी का हिस्सा है जिसका उद्देश्य भविष्य की महामारियों के लिए अनुसंधान करना है। WHO की प्रतिनिधि पेडन ने बताया कि यह प्रणाली कोविड-19 के दौरान उपयोगी थी। एम्स नई दिल्ली को दक्षिण पूर्व एशिया में यह जिम्मेदारी मिली है। आतंक का प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा डॉक्टर फारूक, जांच में उजागर होंगे खौफनाक इरादे। जहापुर के पिलखुआ में GS मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अहमद डार को आतंकी मॉड्यूल बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार वह मेडिकल कॉलेज में आतंक का प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा था और छात्रों को आतंकी संगठनों से जोड़ने की साजिश रच रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर फारूक ने 6 अक्टूबर 2022 से 5 अप्रैल 2024 तक उसने फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में नौकरी की थी। यह नौकरी छोड़ने के बाद 6 अप्रैल 2024 को वह GS मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट के पद पर काम करने लगा। दिल्ली कार विस्फोट, आतंकवादी डॉक्टर उमर मोहम्मद का घर गिराया गया, देर रात में हुआ एक्शन। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम हुए कार बम विस्फोट के मुख्य सरगना डॉक्टर उमर मोहम्मद के पुलवामा स्थित घर को सुरक्षा बलों ने ढा दिया। बीती रात सुरक्षा बलों ने इस घर में एक विस्फोट किया जिसमें यह मकान ताश की पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गया। पुलिस के अनुसार डॉक्टर उमर ने ही I-20 कार में विस्फोट किया था जिसमें वह स्वयं मारा गया। इस घटना को पुलिस ने फिदायीन हमला का करार दिया। इस मामले की जांच में अब तक कई डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया जो इस आतंकी साजिश से जुड़े थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार सुबह ही फरीदाबाद स्थित एक आतंकी नेटवर्क का खुलासा किया था जिसका हिस्सा डॉक्टर उमर था। यह नेटवर्क दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहा था। फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टरों को लेकर बड़ा खुलासा, 2 हैंडलर्स से हो रही थी बात। दिल्ली बम ब्लास्ट के मामले में अब एजेंसियों की तरफ से जांच तेजी से की जा रही है। आतंकी मॉड्यूल और आतंकवादियों को लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। अब बताया गया कि डॉक्टर मुजबिल, उमर उन नबी और डॉक्टर सहीना तीनों 2 हैंडलरों से बात करते थे। दोनों हैंडलरों के नाम डॉक्टर ओकासा और डॉक्टर हसीम उर्फ आरिफ निसार हैं। फिलहाल एजेंसियां अब पता लगाने की कोशिश में है कि आखिर इन हैंडलर्स ने क्या आदेश दिए थे और पूरी प्लानिंग कैसे चल रही थी। एयर इंडिया की टोरंटो से दिल्ली आ रही फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, हुई सुरक्षित लैंडिंग। दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाके के बाद हर कोई डरा हुआ है। लोगों के जहन से खौफ निकलने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ गई है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। ज्यादातर शहरों में हाई अलर्ट जारी किया गया। इस बीच फ्लाइट से लेकर एयरपोर्ट्स तक को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही है। 12 नंबर को मुंबई से वाराणसी जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया था। लगातार दूसरे दिन 13 नंबर को एयर इंडिया की एक और फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। हालांकि यह महज अफवाह निकली। नू से जुड़े दिल्ली ब्लास्ट के तार, नू के खाद्य विक्रेता ने डॉक्टर मुजमिल को दिया था 300 kg अमोनिया नाइट्रेट। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के तार हरियाणा के नू से भी जुड़ गए। जांच एजेंसियों का पता चला है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजमिल शकील ने नू जिले के पिनगावा कस्बे की अग्रवाल एजेंसी नाम की खाद्य बीज की दुकान से 300 किलोग्राम अमोनिया नाइट्रेट की सप्लाई हुई थी। पुलिस से फरीदाबाद मॉड्यूल के डॉक्टर मुजमिल की निशानदेही पर यहां पहुंची और दुकान के मालिक दिनेश सिंगला उर्फ डब्बू को हिरासत में ले लिया। यही अमोनिया नाइट्रेट विस्फोटक तैयार करने में इस्तेमाल हुआ था।
गुरुग्राम पुलिस हर कंपनी और फैक्ट्री स्टाफ का बनाएगी डेटाबेस, प्रवासियों का भी रखेगी रिकॉर्ड। दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए कार ब्लास्ट के बाद गुरुग्राम पुलिस शहर की सुरक्षा और चौकस करने के लिए नई योजना पर काम कर रही है। इसके तहत प्रत्येक कंपनी और फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। गुरुग्राम में दूसरे जिलों, राज्यों और विदेशों से आकर रहने वाले लोगों का भी डेटाबेस तैयार किया जाएगा। बम धमाके की पीड़ित की तस्वीर पर भद्दा मजाक, कांग्रेस नेता ने लिखा, हंस हंस कर पेट में दर्द। दिल्ली में हुए आतंकी हमले और विस्फोट की जद में आए लोगों के जख्मों पर भी राजनीति से नेता बाज नहीं आ रहे। लाल किले के पास हुए कार धमाके में घायल एक पीड़ित संग पीएम मोदी की तस्वीर संग भद्दा मजाक किया गया तो कांग्रेस की एक महिला नेता ने कहा कि हंस हंस कर उनके पेट में दर्द हो गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने एक्स पर यह विवादित ट्वीट किया है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें बम धमाके में जख्मी हुए शख्स संग पीएम मोदी का बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वीडियो को एडिट करके इसमें राजू श्रीवास्तव के एक चुटकुले का ऑडियो लगा दिया गया। इस ऑडियो को शेयर करते हुए रागिनी नायक ने लिखा, हंस हंस कर पेट में दर्द हो गया। कांग्रेस नेता ने इसके साथ स्माइली वाली इमोजी भी लगाई है। दिल्ली आतंकी विस्फोट मामला, सुरक्षा बलों ने डॉक्टर उमर के घर को आईईडी ब्लास्ट से उड़ाया। दिल्ली आतंकी विस्फोट मामले के मुख्य संदिग्ध डॉक्टर उमर उन नबी का जम्मू कश्मीर के पुलवामा में स्थित आवास को सुरक्षा एजेंसियों ने आईईडी ब्लास्ट से ध्वस्त कर दिया। मैं देश में आतंकी घटनाओं पर मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, इसी के तहत यह कार्रवाई की गई है। बता दें, सुरक्षा बलों ने पहले पूरे इलाके को घेरा, फिर उसके बाद इस पूरे प्रोसेस को नियोजित तरीके से अंजाम दिया। मैं सोमवार 10 नवंबर 2025 को लाल किला परिसर के पास हुए विस्फोट में 12 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। दिल्ली ब्लास्ट में बच्चों का डॉक्टर भी शामिल, डॉक्टर मुजफ्फर अगस्त में गया था अफगानिस्तान, कई और खुलासे। दिल्ली कार ब्लास्ट की जांच में जुटी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अब एक एक कर पूरी कड़ी जोड़ती जा रही है। एनआईए को पता चला है कि कश्मीरी आतंकी मॉड्यूल का एक अहम सदस्य अगस्त में गुपचुप तरीके से अफगानिस्तान भाग गया था। उसका नाम 33 वर्षीय बाल रोग विशेषज्ञ मुजफ्फर अहमद राठर है, मैं जो गिरफ्तार 31 वर्षीय डॉक्टर आदिल अहमद राठर का बड़ा भाई है। बता दें, खुफिया एजेंसी के मुताबिक मुजफ्फर अहमद राठर को कश्मीर के आतंकी सेल और अफगानिस्तान में मौजूद जिहादियों के बीच बम बनाने और हमले की तकनीक पर तालमेल बिठाने की जिम्मेदारी दी गई थी। देश छोड़कर भागने वाली थी दिल्ली ब्लास्ट की मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन, धमाके से पहले अप्लाई किया था वीजा। दिल्ली कार विस्फोट की जांच में अब एक नया खुलासा हुआ है कि आरोपियों में से डॉक्टर शाहीन शाहिद देश छोड़कर फरार होने की फिराक में थी। उसने वीजा के लिए अप्लाई किया था। मैं कानपुर में अच्छी नौकरी छोड़ लापता शाहीन भारत से बाहर ट्रेवल की योजना बना रही थी। हालांकि ऐसा होने से पहले 10 नवंबर के विस्फोट में उसकी स्पष्ट भूमिका खुलकर सामने आ गई। अल फलाह यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर शाहीन 2 करीबी सहयोगियों डॉक्टर उमर उन नबी और डॉक्टर मुजमिल गनी के साथ प्रमुख संदिग्ध हैं। पटरी पर लौटने लगी पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक, दरियागंज और आसपास के बाजारों में फिर होने लगी चहल पहल। लाल किला धमाके के बाद दहशत में आई पुरानी दिल्ली अब धीरे धीरे अपने पुराने रूप में लौटती दिख रही है। बृहस्पतिवार को चांदनी चौक, दरियागंज, अजमेरी गेट, चांदनी वलान, अजमेरी गेट समेत अन्य इलाकों के बाजारों में फिर से चहल पहल दिखाई दी। लोगों की आवाजाही बढ़ी और कारोबारियों के चेहरे पर भी कुछ राहत दिखी। मैं सबसे खास बात तो यह रही कि लोग अपने परिवार वालों के साथ आए हुए थे, साथ ही बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब चांदनी चौक के मशहूर जायके का लुत्फ उठाते नजर आए। इस सफेद पन्नों पर खूनी स्याही, 2 साल तैयारी, 2001 में दिल्ली दहला चुके गुरु से मुसेब का कनेक्शन। दिल्ली बम ब्लास्ट और फरीदाबाद में सक्रिय जैश के आतंकी मॉड्यूल मामले की जांच में अल फलाह विश्वविद्यालय के 2 डॉक्टर उमर नबी और मुजमिल गनई उर्फ मुसेब के आवासों से तलाशी में नोटबुक और डायरियां बरामद हुई है। इनमें अगले 2 साल तक देश में दहशत फैलाने की साजिश थी और कई हमलों को अंजाम देने का मास्टर प्लान था। मैं जांच में पता चला कि मुजमिल ने पहले भी सोशल मीडिया पर अफजल गुरु के समर्थन में पोस्ट किया था। बता दें कि अफजल गुरु को 2001 में भारतीय संसद पर हुए आतंकवादी हमले के मामले में मृत्युदंड की सजा मिली थी। इसे 2013 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया गया था। तिलक नगर में एटीएम फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 42 लाख कैश के साथ 3 आरोपियों को धर दबोचा। जब पश्चिम दिल्ली के तिलक नगर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। साइबर ठगों के एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और ठगी के 42,57,200 रुपये नगद बरामद कर लिए। साथ ही 16 फर्जी एटीएम कार्ड, 1 स्कूटी और 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए।
दिल्ली में 14 से 27 नवंबर तक IITF 2025 का आयोजन। प्रगति मैदान में यातायात और पार्किंग का पूरा इंतजाम। जाने क्या। दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 से 27 नवंबर तक 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी कि IITF आयोजित किया जा रहा है। मेले में रोजाना लाखों लोगों की उपस्थिति की संभावना है, जिसके मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने विशेष यातायात और पार्किंग व्यवस्थाएं लागू की है। अधिकारियों का लक्ष्य है कि सभी आगंतुकों को सुरक्षित और सुगम यात्रा अनुभव सुनिश्चित किया जा सके। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।